हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन आप लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि जिनकी बॉडी जो है वो सेल की बनी हो और उनमें लाइफ प्रोसेसेस जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, ये सारी प्रोसेसेस अगर रन हो रही हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स कहेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहली स्लाइड क्या है? पहली स्लाइड है कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले जो कैरेक्टर्स है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम ऐसा कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक सेल के अंदर पाया जाने वाला इंटायर लिविंग सब्सटेंस होता है। तो जब अगर हम देखें कि जो बॉडी है, चाहे यूनिसेलुलर हो या चाहे मल्टी सेलुलर, चाहे एक सेल से बनी हो या मल्टी सेलुलर से बनी हो, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ही तो पाया जा रहा है। तो इंटायर लिविंग सब्सटेंस जो सेल के अंदर पाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन दी हुई है कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, तो क्या लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है, और सेल में जो लिविंग सब्सटेंस पाया जा रहा है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो क्या अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं है। तो इसीलिए इस लाइन में कहा गया है कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी वाइटल एक्टिविटीज़ किस में परफॉर्म होती हैं? प्रोटोप्लाज्म में परफॉर्म होती हैं। इसको हम इस फिगर के उससे देख सकते हैं। देखिए, ये फिगर किसका है? ये सेल का एक डायग्राम है। इसमें देखिए क्या है? इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ होगा? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियस के बाहर जितना भी लिविंग सब्सटेंस आपको दिख रहा है वो सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो लिविंग सब्सटेंस पाया जा रहा है सेल के अंदर, चाहे वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला करके ही क्या कहेंगे? हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं आएगा। साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़कर बाकी जितना उसके बाहर जितना भी लिविंग सब्सटेंस है वो सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या अंतर है। प्रोटोप्लाज्म इज अ इंटायर लिविंग सब्सटेंस विद इन अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको हटा करके बाकी जो जितना भी लिविंग सब्सटेंस बाहर पाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। नेक्स्ट है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे बात की कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी उनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होगी? चाहे प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो या बैक्टीरिया हो, वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के ही बने हुए हैं। तो उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इस टर्म को सबसे पहले, सेल जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? वो रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था। ये भी याद रखना कि टर्म सेल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। और ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकी भी हो सकते हैं, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्टर्स कौन सा? लाइफ साइकिल। अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके पास में क्या होती है? एक डिफिनेट लाइफ साइकिल होती है। जैसे वो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद उनमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद में वो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के बाद ओल्ड एज आती है, और उसके बाद डेथ हो जाती है। तो लाइफ साइकिल जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक डिफिनेट लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या होता है? वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और ये प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग दिन में लेते हैं और रात में हम लोग रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। चाहे प्लांट हो या हम लोग हो, तो दोनों लोग क्या करते हैं? जितने भी लोग हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे क्या करते हैं? कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन करते रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो इसमें वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब रिस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है? रिस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव, कैटाबॉलिक और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है ऑक्सीडेशन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना। तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हमें क्या हो रही है? मिल रही है। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं।
कैटाबॉलिक प्रोसेस अभी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होती है, एक कैटाबॉलिज्म होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है। तो इसमें ये कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिज्म कैसी प्रोसेस होती है? कैटाबॉलिज्म में ये प्रोसेस होती है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो टूट करके ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है और वो छोटे छोटे क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो रिस्पिरेशन कैसी है? ऑक्सीडेटिव है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। विच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। जो भी हम फूड लेते हैं उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी से हम क्या करते हैं? अपना जितना भी वर्क होता है, लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेसेस हम रन करते हैं। तो फूड क्या है? फूड को हम एक सिंपल एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच रिलीज एनर्जी आफ्टर ऑक्सीडेशन, जो क्या करता है? ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी को रिलीज करता है, उसको क्या कहेंगे? हम फूड कहेंगे। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो सेल के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको क्या बोलेंगे हम? मेटाबॉलिज्म। ये केमिकल एक्टिविटीज़ जो ग्रोथ में मदद करती हैं, रिपेयरिंग में मदद करती हैं, मेंटेनेंस में मदद करती हैं, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर हो रही हैं वो सारी मेटाबॉलिज्म में आती हैं। और मेटाबॉलिज्म के भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं और कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? एनाबॉलिक का मतलब होता है जो सिंपल सब्सटेंस है वो यूनाइट होकर के क्या बनाए? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें। मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं, वो आपस में मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? इसमें क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना हुआ है वो टूट जाता है, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस ये दोनों क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म कौन सी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। अब ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ कैसी? परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे ग्रोथ अगर हो रही है, अगर हम अपनी हाइट में, मेरी हाइट बढ़ रही है तो क्या हाइट फिर से छोटी हो जाती है? नहीं होती है ना। तो ग्रोथ कैसी है? परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज है। और अगर जैसे कोई मेटाबॉलिज्म हो रही है, जैसे फूड को ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रोथ ही तो होगी। तो ग्रोथ इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ कैसी होती है? क्वांटिटेटिव चेंज होता है, ये भी याद रखना। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटी में चेंज होता है, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों चेंज होता है। अब ग्रोथ के साथ में अगर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ के साथ में अगर क्या हो रहा है? डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जब कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल है, मतलब ग्रोथ में क्या होगा? एक सेल से दो सेल बनेगी, दो सेल से तीन सेल बनेगी, तो ये क्या हो रहा है? सेल की ग्रोथ ही तो हो रही है। लेकिन उन सेल में क्या होता है? उन सेल में एक फेट डिटरमाइन होता है, मतलब उनको पता होता है कि उनको भविष्य में क्या बनना है। तो अगर कुछ सेल मिल करके क्या बनाने लगी? ब्लड सेल बनाने लगी है, तो मतलब जो अनस्पेशलाइज्ड सेल थी वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो गई है। तो उनको क्या बोलेंगे हम? उनको हम डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे। मतलब ग्रोथ के साथ में अब उनको पता है कि अब उन्हें क्या बनना है। ग्रोथ तो हो ही रही है, तो जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है वो स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो गई हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट हो रहा है। तो समझ में आया होगा आपको कि ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव चेंज है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज है। डेवलपमेंट में क्या होता है? जब ग्रोथ के साथ में डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब ग्रोथ के साथ में अब हमें पता है कि उन सेल्स को क्या बनना है, तो वो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब अनस्पेशलाइज्ड सेल इज कन्वर्टेड इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो न्यूट्रिशन का मतलब सप्लाई या फूड। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या तो हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। अब ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अपना भोजन खुद बना ले उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहे उन्हें हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी दो टाइप के होते हैं, एक सेप्रोफिटिक होता है जो अपना भोजन किससे लेते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। और पैरासिटिक कौन होते हैं? जो लिविंग होस्ट से अपना भोजन लेते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? न्यूट्रिशन में आएगा। तो न्यूट्रिशन भी जितनी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का है।
नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की बात करें, जिसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से स्ट्रक्चर बना हो, और कॉन्सियसनेस संवेदनी सेंसिटिविटी चीज़ें हों। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है वो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, मतलब 1% भी नॉन लिविंग का ना हो। तो वो किस में आ जाएगा, डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्सियसनेस, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ तो क्या होता है, नॉन लिविंग की भी होती है, मतलब उसमें धूल जम गई या और भी चीज़ें, कोई भी चीज़ उस पर जम गई तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका मास तो इंक्रीज हो जाता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रिप्रोडक्शन में भी नहीं ले सकते हम। रिप्रोडक्शन में भी म्यूल म्यूल होता है, म्यूल होता है, इसमें भी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, जो कि आगे एनसीईआरटी में हम बात करेंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100% प्रेजेंट होते हैं। देन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे ही एक यंग वंस को प्रोड्यूस कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन मेथड कैसा होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का होता है। क्या यह करेक्टर जो है वो नॉन लिविंग का होता है, नहीं होता है। तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होता है, उसको पता होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या लाइट किधर से आ रही। तो ये सारी सेंसिटिविटी किसके अंदर होती है, सारी सेंसिटिविटी जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बता सकता है ये सब चीज़ें कि टेम्परेचर कितना है, लाइट कहाँ से आ रही, ये सब सारी प्रोसेसेस। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास में कैपेसिटी होती है कि वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर पाए। मेटाबॉलिज्म के थ्रू जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट उनकी बॉडी में बना है वो सारा अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर पाए। तो उसको वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा। मूवमेंट, अब मूवमेंट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये सारी मूवमेंट भी किस में आ जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से, जैसे हम लोगों ने देखा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ये सारी प्रोसेसेस किसकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।